नमस्कार। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। करीब 2 लाख कर्मी जातीय गणना में लगाए गए हैं। इसमें शिक्षक के विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका समेत सभी स्तर के कर्मी शामिल हैं। पहले पूरे बिहार के मकानों की गणना की जाएगी और इसकी रपट आने के बाद फिर लोगों की गणना जाति के आधार पर की जाएगी। आपको बता दूं कि देश में अंतिम बार 1931 में हुई थी जातिगत गणना। इससे गणना का काम 2 चरणों में होना है। पहला चरण में 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक भवनों तथा मकानों की गणना होनी है और दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2023 से 31 अप्रैल 2023 तक के विस्तृत गणना होनी है। पहले चरण में गणना कर्मी गणना क्षेत्र में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने क्षेत्र का एक नजरी नक्शा बनाएंगे। नजरी नक्शा बनाने का काम क्षेत्र के उत्तरी भाग से शुरू करेगा। इस क्रम में वह क्षेत्र के सारे भवनों तथा मकानों का नक्शा तैयार करेगा। कच्चे पक्के भवन, इबादत खाना, शिक्षक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और सरकारी कार्यालय सहित सारे आवासीय, व्यावसायिक तथा खाली पड़े मकानों आदि का नक्शा बनाएगा। नक्शे में कच्चे पक्के सड़कें, तालाबों, नदियां, नहरें और कुआं आदि को भी दिखाया जाएगा। नक्शे में सारे भवन तथा मकानों को एक तरफ से गिनकर अलग अलग सीरियल नंबर दिया जाएगा। भवनों के लिए अलग सीरियल नंबर होगा और मकानों के लिए अलग। इस काम के लिए जो फॉर्म तैयार किया गया है उसमें निम्नलिखित कॉलम है। कर्म संख्या, 2 नंबर भवन संख्या, 3 नंबर मकान संख्या, 4 नंबर जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, 5 नंबर परिवार की संख्या, 6 नंबर परिवार के मुखिया का नाम, 7 नंबर परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, 8 नंबर परिवार का क्रम संख्या, 9 नंबर दौरे की तिथि और 10वें नंबर पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। यह फॉर्म में दिए गए 3 शब्दों यानी कि भवन, मकान तथा परिवार के अंतर को समझने की जरूरत है। भवन से मुराद बिल्डिंग है और मकान से मुराद परिवार के रहने का वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए अलग दरवाजा हो। जिस मकान में बाहर निकलने के अलग अलग कई दरवाजे हों उसे दरवाजे की संख्या के बराबर अलग अलग मकान माना जाएगा। भवन तथा मकान के इस अंतर को शहर में रहने वाले लोग आसानी से समझ सकते हैं, जहां एक भवन के अंदर कई कई मकान हुआ करते हैं। अब परिवार शब्द को समझते हैं। परिवार से मुराद वह लोग हैं जिनका खाना एक ही चूल्हे में बनता हो। इससे स्पष्ट यह हुआ कि एक भवन के अंदर कई मकान हो सकते हैं और एक मकान के अंदर कई परिवार हो सकते हैं। अब इस बात को समझे कि गिनती के समय भवनों तथा मकानों का अलग अलग सीरियल नंबर कैसे डाला जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब गणना का काम गांव के उत्तर से शुरू होगा तो सबसे पहले भवन का नंबर होगा भवन संख्या 0001। अब अगर उसमें 3 मकान हो तो मकान नंबर सिलसिलेवार 001, 002 और 003 लिखे जाएंगे। अब जब अगले भवन की गिनती शुरू होगी तो उसका भवन नंबर होगा 002 और उसमें अगर 2 मकान हैं तो उन मकानों का नंबर होगा मकान नंबर 004 और मकान नंबर 005। फिर उसके बाद आने वाले भवन का नंबर होगा 003 और इसमें अगर एक ही मकान है तो उसका मकान नंबर होगा 006। बस इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। अब फॉर्म के सारे कॉलमों को एक बार ध्यान से देखें।
उसमें सबसे पहले भवन संख्या लिखा जाएगा, उसके बाद मकान संख्या लिखा जाएगा। यहां मैं बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि गणना कर्मी आपके मकान के दरवाजे पर गणना करते समय भवन तथा मकान संख्या लिखकर ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर लिखा जाएगा कि मकान का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, वह आवासीय है, व्यवसायिक है या इबादत खाना है या कुछ और है। फिर यह लिखा जाएगा कि उस मकान में कितने परिवार रहते हैं। फिर जितने परिवार रहते हैं हर एक के मुखिया का नाम अलग अलग खानों में लिखा जाएगा। फिर हर एक परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखी जाएगी। फिर जितने परिवार हैं उनकी अलग अलग क्रम संख्या डाली जाएगी, मसलन परिवार नंबर 1 और परिवार नंबर 2 आदि। फिर गणना कर्मी ने जिस तिथि को उस मकान का दौरा किया वह तिथि डाली जाएगी। अंत में परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लिया जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखें, समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बेघर होते हैं। बेघर परिवारों से तात्पर्य वैसे परिवार हैं जो अनियमित वासों में अस्थायी रूप से रहते हैं, जैसे कि अतिक्रमण कर बनाई गई झोपड़ियां और पुल पुलिया के नीचे के परिवार आदि। इन परिवारों की भी गणना की जाएगी, लेकिन इनको जो भवन या मकान संख्या दी जाएगी वह केवल गणना कार्य के लिए होगी, उसका कोई वैधानिक आधार नहीं होगा। इस तरह पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। परिवार तथा परिवार के सदस्यों से संबंधित शेष जानकारियां दूसरे चरण की गणना में मांगी जाएगी। अब अंत में यह बता दूं कि हमें गणना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें सहज रहना चाहिए और इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि गणना कर्मी किस दिन हमारे मकान की गणना के लिए आ रहा है। दूसरा नंबर, अपने भवन, मकान तथा परिवार की खाना पूरी हर हाल में करवाएं, क्योंकि अगले चरण की गणना इसी गणना के आधार पर होगी। अगर आप छूट गए तो बड़ी समस्या हो सकती है। खाना पूरी का काम खुद से करवाएं। हम लोग अक्सर संयुक्त परिवार में रहते हैं, अतः परिवार की खाना पूरी के मामले में विवेक से काम लें और समाज के जागरूक लोगों से राबता रखें। परिवार के सदस्यों की संख्या सही लिखवाएं, क्योंकि इसी के आधार पर अगले चरण की गणना होनी है। परिवार के मुखिया का नाम वही लिखवाएं जो आधार कार्ड में हो। जुबानी लिखवाने के बजाय गणना कर्मी को आधार कार्ड दे दें और उसी को देखकर लिखने को कहें। इस काम में हर हाल में एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन किसी की खाना पूरी कोई दूसरा न करवाए। गांव के जागरूक के लोग इस बात का ध्यान रखें कि नक्शे में मस्जिद, मदरसा तथा अन्य सार्वजनिक भवनों को दिशा दिया गया है। पहले चरण की गणना से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो अभी रख दी गई है। अगला चरण के बारे में कुछ बातें समय आने पर आपको बताई जाएगी और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी।